चलिए ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर 2। मैं एक थोड़ा ब्रीफ ओवरव्यू दे देता हूँ लेक्चर 2 का, ताकि एक थोड़ा एक आइडिया हो क्या क्या पढ़ेंगे। पहली बात, प्रूफ ऑफ सेंट्रॉइड, कई लोगों को शायद से आता हो, इन सेंटर, ये दोनों मेन है। फिर इंट्यूशन ऑफ एक्सेंटर, सर्कम सेंटर, ठीक है, और अपना लास्ट ऑर्थो सेंटर। टेंशन मतलब ये सारी चीजें पता चलेगी। पहली बात मैं थोड़ा सा, क्योंकि अपना सेकंड लेक्चर है तो एक डिफरेंस बताया था। प्रूफ मतलब मैथमेटिकल वे कि पूरा मैथमेटिक्स से कैलकुलेट करके बताना, एक एक चीज बताना कि ये कैसे हुआ, इन सेंटर कैसे हुआ, सेंट्रोइड कैसे हुआ। इंट्यूशन मतलब जैसे कभी इमरजेंसी हो या क्लास चल रही हो या एक समझ आ जाना, एक तरह से मैं बताऊं तो एक समझ में आ जाना कि अच्छा ये ऐसे हुआ होगा, ये हुआ है, ठीक है, एक जनरल आइडिया निकालना, मतलब पूरा प्रूफ में। उसके बाद हम हमेशा की तरह क्वेश्चंस करेंगे मैथमेटिक्स से, थ्योरी थोड़ा पढ़ी। चलो ठीक है, फिर सेंट्रोइड से स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालो, मैं लिख ही देता हूँ, उसी को लिख लेना, सेंट्रोइड। अब डाल लो। अब देखो, सिंपल अपना वही हमेशा का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो ज्योमेट्री तो होगी ही, बात ये है उसको अलजेब्रा से कैसे रिलेट करना है। तो हमारा हो गया a x1 y1 b x2 y2 एंड c x3 y3। अब पहले सेंट्रोइड की थोड़ी डेफिनेशन लिख देता हूँ, अगर पहले डायग्राम बना लिया तो उसके लिए कोई बात नहीं। चलो मैं एक मिनट रुको, सेंट्रोइड की डेफिनेशन बता देता हूँ। द पॉइंट ऑफ concurrency, the point of concurrency of medians of a triangle, ठीक है। सबसे पहले ये लिख लेना, अगर वो लिख लिया तो कोई बात नहीं, उसको साइड में बनाया हुआ ना कहीं, अगर बीच में बनाया तो कोई बात नहीं, फिर भी इसको नीचे लिख लो, इसका प्रूफ वगैरह भी बता। और ये लिख लो, द सेंट्रोइड इज the point of concurrency of midpoints, medians of a triangle is called centroid। चलो पहले इसको लिख लो, बात ही पढ़ना तो पड़ेगा ही, अपने फायदे के लिए ही पढ़ रहे हैं सब, तो कहीं ना कहीं तो नॉलेज ही फायदा ही, कुछ ना कुछ तो होता ही ना। अब चलो मान लो, क्योंकि हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ मीडियंस है, तो पहले मिड पॉइंट्स बना देते हैं। मान लो P, Q एंड R, फिर हम इनको मान लेंगे। अब देखो, मुझे पता है कई लोग सोचेंगे पर हम सेंट्रोइड को डिनोट करते हैं G से। अब क्यों करते हैं, तो अगर मैं फ्रैंकली बताऊं तो मुझे नहीं पता, अगर मैं फ्रैंकली बताऊं, पर नहीं उसके लिए उसकी तरह सोचो जैसे हम आयरन को डिनोट करते हैं ना केमिस्ट्री में। अगर नहीं पढ़ा होगा तो भी पढ़ोगे, आयरन को Fe से डिनोट करते हैं ना, तो वैसे ही क्या पता इसका कुछ हो अपना पहले का कुछ हो रिलेशन, लेकिन हम डिनोट करते हैं सेंट्रोइड को G से। ये याद रखना, क्योंकि मान लो कंपटीशन में जो सवाल होगा वो बोलेगा द सेंट्रोइड G, कई लोग सोचेंगे सेंट्रोइड है तो C से होना चाहिए, लेकिन बात ये सर्कम सेंटर हो गया, वो भी तो भाई C से ही है, तो वो भी C से होगा क्या, नहीं ना, इसलिए। अब देखो, ज्यादातर लोगों ने गेस कर लिया, क्योंकि P क्या है, सबसे पहले P क्या है, मिड पॉइंट है, तो पहले मैं इन तीनों के पॉइंट लिख देता हूँ। P क्या होगा फिर हमारा x2 प्लस x3 बाई 2, y2 प्लस y3 बाई 2, ऐसे ही QR भी आ जाएगा। अब मेन चीज ये नहीं है कि PQR क्या है, ये क्या है, वो सब तो निकाल लोगे, मेन चीज ये है कि ये G 2:1 में काटता है, ये कैसे पता चला, ये 2:1 में क्यों काटता है, 3:1 में क्यों नहीं काटता। अब चलो पहले उसका प्रूफ करते हैं, इसको लिख लो थोड़ा, अगर मान लो डायग्राम में कोऑर्डिनेट्स लिखने में पॉइंट है तो वो भी कर सकते हो, लेकिन अब जो क्या कहूंगी, जैसे डेजर्ट या फिर जो टेस्टी चीज है वो शुरू होगी। देखो हम उससे क्या करेंगे, हमारा AP जो है, AP हमारा मीडियन है फ्रॉम A टुवर्ड्स BC, AP के पैरेलल हम लाइन ड्रॉ करेंगे R से,
दोबारा बता रहा हूँ, एपी के पैरेलल, चलो इंग्लिश ऐसी मेरे समझ में नहीं आती, अभी समझो, देखो कुछ इसमें ऐसे इंग्लिश का है नहीं। एपी के पैरेलल हम लाइन ड्रॉ करेंगे आर से, तो ये हो गया हमारा। अब मान लो एक सेकेंड, अब मान लो ये हमारा पॉइंट है एल, ये हमारा पॉइंट है एल। तो अब देखो पहली बात, अगर मैं देखूं बिटवीन, देखो दो ट्रायंगल देखो, एक तो ट्रायंगल देखो बी आर एल, और दूसरे ट्रायंगल देखो बी ए पी। सबसे पहले तो देखो ये एंगल बी सिमिलर है, जो इसका एंगल बी है बी आर एल का, वही बी ए एल का भी, मतलब एंगल ए बी पी और एंगल आर बी एल दोनों सेम होगा। सिंपल है, बेसिक है, कुछ पंगा की बात नहीं। तो ये क्या है, हमारा एक एंगल सेम है। दूसरी चीज देखो, ये दोनों पैरेलल है, तो हमारा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी सेम होगा। अब सिमिलैरिटी का जो होता है उसमें क्या एंगल देखते हैं हम, क्योंकि दो एंगल सेम है तो तीसरा भी सेम ही है। ये भाई एंगल लिखो, ये एंगल लिखो, बात तो सेम ही हो गई हमारी दो ट्रायंगल के बीच में। तो मैं ऐसा लिख दूं, दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। हमारा बी आर, देखो टेंशन मत लो, चिंता मत करो, सामने सिंपल क्या देखा, ए बी पी आर बी एल ऐसे है दोनों, तो हमारा एंगल बी ठीक होगा। सेकंड थिंग, अगर मैं देखूं बी आर एल और मैं देखूं बी ए पी, तो ये देखो आर एल और ए पी दोनों क्या है, पैरेलल हैं, तो इसका मतलब इनका जो ये एंगल होगा ये भी सेम होगा। तीसरा एंगल छोड़ो, अगर ये दो ही सेम है 180 होने के मुताबिक ये दोनों भी सेम होंगे, तो ये सिमिलर होगा। सिंपल। अब देखो, अब मैं इनके रेशियो बताता हूँ, अगर सिमिलर होंगे, अगर सिमिलर हैं, मैं ऐसे कहती हूँ बी आर अपॉन बी ए इक्वल्स टू बी आर अपॉन बी ए था तो बी एल अपॉन बी पी। सिंपल, पहले छोटा वाला ट्रायंगल, फिर बड़ा वाला, छोटा वाला, फिर बड़ा वाला। तो ये मैंने दो साइड ले रहा हूँ बस, बी एल और बी पी। अब देखो, तुम लोग को पता होगा बी आर, आर क्या है, मिड पॉइंट है, तो अगर ये एल है, मान लो अगर हमारा ये एल है तो बी ए 2L होगा। अगर ये दोनों कट गए तो हमारा 1/2 का रिलेशन आया, बी एल अपॉन बी टी। इसका मतलब ये जो है ये भी 1:1 में काट रहा है। यहां तक समझ में आया? देखो कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है, सब आसान है, सिंपल बेसिक मैथमेटिक्स लगाइए। अगर ये 1 है, ये 2 है, तो मतलब ये 1:1 में काट रहा है। हमने सेक्शन फॉर्मूला में प्रूफ वगैरह भी देखा था। इसमें भी अगर ये सेम आ रहा है तो इसका मतलब ये भी 1:1 में काट रहा होगा। इसका मतलब देखो सिंपल मैं बताता हूँ, बी सी का मिड पॉइंट पी है, बी पी का मिड पॉइंट क्या हुआ, फिर एल हुआ, बात खत्म, सिंपल इजी। अब देखो, अब हमें क्या प्रूफ करना है, यहां तक लिख लो पहले, फिर अपना एक छोटा सा एक ट्रायंगल और देखेंगे, प्रूफ हो जाएगा। बस प्रूफ हो गया तो बस हमारा आंसर आ गया। बस एक छोटा सा और ट्रायंगल देखेंगे, पहले इसको लिखेंगे। चलो ठीक है, देखो बहुत आसान है। कुछ मुश्किल हो रहा तो मैं बता देता, अगर ज्यादा मुश्किल होता तो मेरे को जब खुद समझ में नहीं आ गया तो मैं क्या समझाऊं। अगर मुझे समझ में आ गया तो मतलब आसान है। देखो ये पता चल गया ये मिड पॉइंट है, तो अगर मैं इसको अभी ना भी दिखाऊं डायग्राम अच्छा बनाने की तो इतनी कोई खास बात नहीं। अब देखो, अब अगर मैं देखूं, पहले मैं ट्रायंगल लिख देता हूं, ट्रायंगल आर एल सी, और दूसरा ट्रायंगल देख रहा हूं मैं जी पी सी। इससे पहले हमने ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल लिया था, अब हम क्या ले रहे हैं, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल। क्यों ले रहे हैं, मेन वजह ये है क्योंकि हमें जी लेना है ना, जी में रिलेशन निकालना है ना, जी है ना हमारा सेंट्रोइड। क्योंकि देखो अगर एक मिनट देखो, ये और ये सिमिलरली दिख रहा होगा, ये पैरेलल है तो सिमिलर होगा। पिछली बार की तरह ये वाला एंगल हमारा कॉमन हो गया, इन दोनों का ओरिएंटेशन सेम है, तो अपना ये जो एंगल बनेगा और ये जो एंगल बनेगा सेम ही बनेगा, तो ये भी क्या हो गया हमारा, सिमिलर। अब देखो, अब हमें सिंपल रिलेशन निकालना है। कौन सी ट्रायंगल से निकाले, चलो देखो पहले हम रिलेशन निकालते हैं, मान लो कौन सा छोटा वाला ना, तो चलो छोटा और बड़ा में निकालते हैं। ये अपना जीपीसी छोटा है ना, चलो ठीक है, छोटे और बड़े में निकालते हैं। पहले बड़ा लिखा है, चलो बड़ा ही करें, सी आर अपॉन सी जी
सी आर अपॉन सी जी, तो ये क्या होगा सी एल अपॉन क्या होगा सी पी। सिंपल, कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं। अब सी एल अपॉन सी पी में देखना, सी पी अगर एल है, ये भी 1:1 में तोड़ रहा है, अभी हमने प्रूफ किया था। एल जो हमारा 1:1 में तोड़ रहा है, तो अगर ये एल है, ये भी एल है, तो ये L/2 होगा। सिंपल अपना। तो हमारा टोटल में कितना आया 3L/2 आया। तो अगर सी एल हमारा क्या हुआ 3L/2 इंटू सी पी क्या हुआ 1/L। सिंपल। देखो ये एल है, वैसे एकदम सिंपली ले रहे हैं, इसको मान लो पी मान लो, क्योंकि ये दोनों का लेंथ डिफरेंट हो सकता है। चलो इसको पी मान ले, कुछ भी मान ले, सिंपली समझो। तो ये कटा, तो हमारा क्या आया 3/2 आया। 3/2 क्या आया हमारा सी आर अपॉन सी जी। मतलब अगर सी आर 3 है तो सी जी 2 है ना। सी आर क्या है, सी आर हमारा 3 है, सी आर हमारा 3 है, और सी जी क्या है हमारा 2। तो जी आर क्या होगा 3 - 2 1। हेंस प्रूव। दोबारा बताता हूं, अगर सी आर हमारा 3 है, सी आर हमारा 3 है, सी जी अगर हमारा 2 है, सी जी अगर हमारा 2 है, सी आर अगर 3 है, तो जी आर क्या होगा 3 - 2 ही तो होगा, जो बचा वही होगा ना। तभी तो ये टोटल में 3 है, तो ये 1 हुआ। तो इसका सिंपल मीनिंग क्या हुआ 1:2 में तोड़ रहा है। अब देखो पॉइंट से जहां से हमारा शुरू हुआ और जो मिड पॉइंट के थ्रू जा रहा है 2:1। तो अगर इस तरफ से देखें तो 2:1 नहीं होगा, ये अपना 2, ये हमारा 1। जिस तरफ से मिड पॉइंट की तरफ जा रहा है वो बड़ा वाला हो गया, जहां पहुंच रहा है वो छोटा वाला हो गया। तो सेंट्रोइड हमारा किस में काट रहा है। वैसे ये बहुत आसान था, लेकिन अगर किसी को डाउट हो वगैरह हो तो आप लोग कमेंट में पूछ लेना, मैं अगले लेक्चर में क्लैरिफाई कर दूंगा। मेरे को तो ये बहुत आसान लगा, आप सबको भी मेरे हिसाब से बहुत आसान लगा होगा। कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं था इसमें, आराम से हम लोगों ने बेसिक मैथमेटिक्स स्टेप बाय स्टेप निकाला। दोबारा बता देता हूँ, मान लो अगर डायग्राम थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा हो तो जी मिटा देता हूँ। एक बार दोबारा थोड़ा बता देता हूँ। मुझे पता है कई लोगों को समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी मान लो अगर एक आध को नहीं समझ में आया होगा तो ये देखो, अपना अगर ये 3 है, जी को मैं यहाँ बना दूंगा। अगर अपना ये 3 है और ये 2 है, तो ये 1 होगा ना। तो इसका मतलब अगर ये 2 है ये 1 है, तो एक तरह से एम एन नहीं हो गया, जिसमें एम अपना 2 हो गया, एन 1 हो गया। अब मान लो ये बड़ा है, अगर ऐसा मैं देखूँ तो ये वाला हमारा सिमिलरिटी 2 और ये वाला 1 नहीं आ जाएगा। तो हमारा क्या आ गया 2:1 आ गया। सिंपल बात था। तो हमारा सेंट्रोइड का प्रूफ हो गया 2:1 है। अब देखो, अब एक लास्ट स्टेप है, सेक्शन फॉर्मूला लगाना है। तुम्हें पता है, मुझे पता है, सबको पता है। अब देखो पहले मैं ये मिटा देता हूँ, इसको लिख लो अगर नहीं लिखा, ठीक है। अब देखो, अब जो बाकी चीजें उन पे मैं छेड़खानी नहीं करूंगा, मैं सिंपली बता देता हूँ। सी जो है हमारा, हमने पहले पी निकाला था ना। पी क्या आया था x2 + x3/2। y भी सेम आया था, बस x की जगह पे y था, तो y2 + y3/2। तो हमारा अगर वो 2 है वो 1 है, तो मैं इसको ऐसे डिनोट कर दूं कि a g p। a क्या है x1 y1, p क्या है x2 + x3/2, y2 + y3/2। g निकालना है। g का हमने क्या प्रूव किया, जिस पॉइंट से शुरू हो रहा है मिड पॉइंट की तरफ जा रहा है वो 2 है, बाकी क्या 1 ही तो बचा। या फिर दूसरी तरफ से आप कर लो, p से जो जा रहा है तो फिर वो 1 होगा, तो 1:2 हो गया। तो अपना g कैसे आएगा फिर, g का मान लो मैं h को मत मान लेता, बहुत सारे x पहले से ही है, कितने x लेंगे। h क्या आएगा हमारा, ये वाला इस पे मल्टीप्लाई होगा, ये वाला इस पे मल्टीप्लाई होगा, तो 2x2 + x3/2 प्लस x1 अपॉन 2 + 1 3। ये कट गया। h हमारा फाइनली क्या है x1 + x2 + x3/3। सिमिलरली हमारा y क्या है, अरे y नहीं k क्या आएगा हमारा, एकदम सिंपल है, पिछली बार की तरह ही y1 + y2 + y3
बाय। अगर मान लो किसी को प्रॉब्लम है कि कैसा है तो एक बार वो निकाल के देख ले, सिंपल इसी से लिख लेगा, कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं। अब चलिए इसको लिख लो, अब सेंटर्ड होगा तो अब इन सेंटर करेंगे। तो मैं इसको रब कर देता हूँ। हेडिंग डाल लो, अगर मान लो किसी को टाइम बचा तो इंसेंट। हेडिंग डाल दो इंसेंटर। इंसेंट की डेफिनेशन बता दूंगा या कर लो, मतलब पहले डेफिनेशन ही बता दूंगा, फिर मैं पिछली बार की तरह ना incenter is the point of concurrency, the point of concurrency of the internal angle bisector of the angles। अभी ये क्या बता रहा है डेफिनेशन वो भी बता देता हूँ, बस एक मिनट वेट में लिख ऑफ अ ट्रायंगल is called the incenter of a triangle। इसको लिख लो, फिर हम बताते हैं क्या क्या रहा है। इंसेंटर भी पिछली बार की तरफ प्रूफ होगा, बस थोड़ा बहुत चेंज आएगा इसमें, बेसिक सेम रहेगा हमेशा। बस एक चीज उससे इंसेंटर से पहले मैं बताऊंगा, मतलब एक तरह से इसके बाद जो यूज होगा। चलो इसको लिख लो पहले, थोड़ा सा ये ज्यादा नहीं, आज में छोटा रहेगा। चलिए ये देखो, मैं कह रहा पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी, कह रहा कॉन्करेंसी मतलब जहां पे लाइनें या कुछ मिले, ऑफ द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, मतलब अपने यही हुआ ना, अगर ये है, अगर ये मान लो कुछ है तो एक इंटरनल एंगल बाइसेक्टर अगर ऐसा हुआ, इसका मतलब क्या है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम हुआ, यही मतलब हुआ ना। और अगर मान लो सी है, सी का बाइसेक्टर, बी का बाइसेक्टर, यही हुआ ना। अब देखो इसको कैसे निकाल सकते हैं, क्या गिवन हो, कुछ हो, क्या क्या चाहिए, ये सब अपन लोग अभी प्रूफ करेंगे। बस पहले मैं ये मान लो कि डेफिनेशन लिख लिया, नहीं लिख लिया तो फिर लिख लो। चलो लिख लिया होगा। अब मैं एक मिनट इन सबको मिटा के पहले एक सिंपल सी चीज बता रहा हूँ, कई लोगों को पता होगा। असल में मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे टाइम में मुझे नहीं पता था, बाद में पता चला था, इसलिए मैं ये पहले बता रहा हूँ। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को क्या पता हो, क्या कॉमन सेंस, फिर भी मान लो 1% बच्चे को नहीं पता तो रिस्क थोड़ा ले सकते। एंगल बाइसेक्टर, इसका मैं प्रूफ वगैरह नहीं बताऊंगा, सिंपली मैं बताऊंगा। मान लो हमारा ये है ए बी सी, ठीक है। अगर मान लो ये मेरा, चलो पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। बी के सामने वाला का डिस्टेंस मेरा बी है, सी के सामने वाले का डिस्टेंस मेरा सी, ई के सामने वाले का मैं इसलिए नहीं ले रहा, चाहे बंद करो तो ले लीजिए, वैसे लेने की जरूरत नहीं है, मैं बस अभी क्योंकि डेफिनेशन दे रहा हूँ, क्वेश्चन वगैरह नहीं है। अगर मैं ये जो मेरा एंगल है, अगर उसको बाइसेक्ट कर दिया कोई लाइन, तो ये मान लो ये एम है। जनरली क्वेश्चन वगैरह मैथमेटिक्स में एम जरूर देखा हो, तो एम बता देता हूँ। तो हमारा जो होता है वो होता है सी एम अपॉन सी एम टू बी एम। देखो
सी एम एक तरह से बी को रिप्रेजेंट कर रहा है और बी एम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सी को। तो मान लो अगर हम सी एम बाय बी एम का अगर हम वो निकाले रेशियो, तो वो हमारा बी बाय सी के बराबर। क्यों आता है, कैसा आता है, ये एक तरह से देखो, एक जनरल से एग्जांपल दे रहा हूँ, ये एक तरह से होता है प्रूफ ऑफ एग्जिस्टेंस। प्रूफ ऑफ एग्जिस्टेंस मतलब अगर हमने मान लो एक क्वेश्चन अगर ऐसा प्रूफ कर दिया, कोई भी जनरलाइज अगर हमने लेके, तो फिर तो हमारा प्रूफ हो गया ना वो हमेशा के लिए, वो होता है प्रूफ ऑफ एग्जिस्टेंस। इसलिए उसको प्रूफ करके देखने का कोई फायदा नहीं है। तो एक तरह से अगर मैं जनरली बताऊं तो एम जो है हमारा बी रेशियो सी में काट रहा है, बी रेशियो सी में काट रहा है एक तरह से अगर मैं बताऊं। एम जो है हमारा एक तरह से मान लो इंटरनल रेशियो में अगर देखें तो हमारा एम जो है वो रेशियो बताता है बी रेशियो सी में काटता है। अगर ये वाला बी हो, ध्यान से लिखना, ये वाला इससे रिप्रेजेंट हो रहा है, तो बी रिप्रेजेंट इन द सेंस, रिप्रेजेंट इन द सेंस अगर ये ना हो, ये ना हो, ये वाला ट्रायंगल ना हो, अगर मैंने ये मिटा दिया, ठीक, तो अगर मान लो देखो ये तो पता होगा ना कि लार्जेस्ट साइड जो होती है ऑफ ट्रायंगल इज ऑलवेज लेस देन द सम ऑफ द टू स्मॉलर साइड्स। यही होता है ना हमारा, जो हमारा लार्जेस्ट साइड जो होता है वो दोनों सम के शॉर्ट होता है। अगर मान लो उनके बराबर होगा तो फिर हमारा ट्रायंगल ही नहीं बनेगा। अगर ये 5 है मेरा, एक साइड अगर मेरा 1 है, दूसरा साइड अगर मेरा 3 है, तो टोटल में 4 हुआ। तो अगर मैं स्ट्रेट लाइन में बनाऊंगा तब भी मेरा ट्रायंगल नहीं बनेगा। इसलिए लार्जेस्ट हमारा इन दोनों के सम से छोटा होना चाहिए। अगर मान लो ये 4 है, अगर मान लो ये 3.5 होता कुछ होता, तो 1 3 कुछ ऐसा बन जाता। अगर ये 3.5 है, ये 1 है, और ये हमारा क्या है 3 है। समझ में आया? इसलिए अगर मान लो ये साइड हमारा जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा हमें बाकी रिस्पेक्टिव साइड भी तो करने पड़ेंगे, और वो किस पे डिपेंड करेगा, एंगल पे। दोबारा मैं बताता हूँ, एक मिनट देखो। अगर मान लो मेरा 3.5 है, बाकी 1 है और 3 है, तो मेरा कुछ ऐसे होगा 1 3 3.5। एक इंट्यूशन दे रहा हूँ। सेम मान लो दूसरा केस है, मेरे पास 2 है, तो ये मेरा होगा 1 मान लो 3, एक सेकेंड, 1 3 2, ऐसे करके मेरा कुछ होगा मान लो। तो ये देखो, ये वाला साइड जो मेरा इतना बड़ा था, इतना हो गया। अगर मैं सिर्फ 1 और 3 के बीच में देखूं तो हमारा मेन फोकस किस पे होगा, एंगल पे डिपेंड करेगा। पर ये जो एंगल है ये अपना दोनों में तो सेम है ना, ये जो एंगल है ये अपना दोनों में सेम है। तो फिर अगर मान लो एंगल दोनों में सेम है, अगर एंगल पे डिपेंड नहीं कर रहा तो किस पे डिपेंड करेगा, साइड पे डिपेंड करेगा ना। बस अभी इतना सोचो। दूसरी बात ये देखो, तो ये वाला साइड भी हमारा सेम है, सिंपल है। और अगर तीसरी तरह से देखो, तीसरी तरह से देखो, तो ये हमारा एंगल सेम रहेगा, ये हमारा साइड है जो कॉमन है, ठीक है। देखो ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम होता है, ये चीज ध्यान में रखना। अभी करवाते हैं, अभी फिर हमारा इन सेंटर आता है। मैं ज्यादा स्टॉक चाहता हूँ, पॉइंट टू पॉइंट बता दूं, लेकिन कोई डाउट भी ना रहे। तो हमने एंगल बाइसेक्टर थ्योरम वगैरह में कोई डाउट है डाल देना कमेंट में। अगर मान लो कमेंट नहीं आ रहा, इससे हमें सारे डाउट क्लियर है तो और अच्छी बात है। देखो अब हम दोबारा इन सेंटर में मैं ज्यादा थोड़ा वो प्रॉब्लम नहीं आता। जो कि हमारा ए, ये हो गया हमारा बी, ये हो गया हमारा सी। अब देखो इन सेंटर में अगर मान लो मैं 3 पॉइंट गिवन है, तो मैं
साइड के लेंथ भी निकाल सकते हो ना डिस्टेंस फॉर्मूला से, उसके तो क्वेश्चन भी करे थे। सी के ऑपोजिट वाले को मैं कह रहा हूँ सी, बी के ऑपोजिट वाले को मैं कह रहा हूँ बी लेंथ है, एंड जस्ट लाइक लास्ट टाइम ए के ऑपोजिट वाला क्या हो गया, ए लेंथ हो गया। अब इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का बोल रहा है, तो मान लो अपना ये का है तो था ये काट दिया, गलत हो गया, ज्यादा भी गलत न लिखे, ये हो गया ठीक है। ये हो गया दूसरा, ये हो गया अपना समझ गया है, थोड़ी बहुत हिंदी वगैरह भूल जाते हैं। देखो अगर ये अपना सेम है, ये अपना सेम है, तो ये भी अपना सेम है, मान लो इन सेंटर है। जरूरी नहीं है ये इसका ऑफिशियल डिनोशन हो, अगर इसका ऑफिशियल डिनोशन ये नहीं होगा तो मैं बाद में बता दूंगा, पहले अभी ये देखो, ये मान लो एल है। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम जो था, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, इससे मैं ये कह दूं कि एल जो है, अगर मैं अभी कुछ टाइम के लिए ए को हटा दूं, अपना थोड़ा बोर्ड में थोड़ा सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, तो एल को मैं बता दूं कि सी रेशियो बी में अपना इसको तोड़ेगा। सिंपल है, अभी बात करी थी, अभी इसको पढ़ा था, अगर ये सी रेशियो बी में तोड़ेगा तो उसको वहीं पे क्यों छोड़ो, एल निकाल क्यों ना लो फिर। तो चलो फिर एल निकाल लेते हैं। एक मिनट रुको, थोड़ा पहले इसको अच्छे से कर देता हूँ। बी क्या है, x2/2, सी क्या है, x3/3। अपना वही एल अगर जनरल है, हमें पता नहीं कहाँ है, कुछ भी जा रहा हो सकता है, तो तुम यहाँ मान ले लो, इसको ले लेते h, k। अब c का ऑपोजिट वाला इधर, तो इसमें किस रेशियो में तोड़ा है, c रेशियो b में, तो हमेशा की तरह b वाला इधर आएगा, c वाला इधर आएगा। l निकाल के h निकालते पहले, l का cx3 प्लस bx2 अपॉन c प्लस b। सिंपल, कुछ मुश्किल नहीं है, इसी में छोड़ दो k, वही अपने क्या है c/3 प्लस b/2 अपॉन c प्लस b। इसको भी यही छोड़ दो, मतलब यहाँ मत छोड़ो, मतलब एक तरह से मैं बताऊं कि इसको इसमें डाल दो, h, k कॉपी में है जिसमें भी नोट्स बना रहे हो, क्योंकि मैथमेटिक्स है तो थोड़ा सुनने में खराब लगेगा, लेकिन नोट्स वगैरह बनाना, क्वेश्चन साथ साथ करना तो इम्पोर्टेंट है ना, इसको इसमें डाल। लेकिन ये है अंडरस्टैंडिंग भी हो गई, सारी बात समझ में आ रही है, तो वो भी बहुत बड़ी बात है, लोगों को तो वो भी समझ नहीं आती, मुझे मुश्किल होती है अपने टाइम से बात की बात। पहले अभी इसको डाल दो, ठीक है। अब देखो मैं समझा तुम लोगों ने डाल दिया, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ ताकि मैं खुद बाद में ना भूल जाऊँ। वैसे एक तरह एक पॉइंट लिख देता हूँ, दोनों पॉइंट सेम ही है, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ अपना, ऐसे लिख देता हूँ cx3 प्लस bx2 प्लस c। चलो ठीक है, तो देखो मैं इसको मिटा देता हूँ। अब देखो लास्ट टाइम भी हमने ऐसी कुछ किया था, कुछ एल निकाला था, उसके बाद हमने क्या किया था, ऐसा ट्रायंगल कंसीडर किया था जिसमें अपना आई आए। कौन सा ट्रायंगल कंसीडर किया था, जिसमें आई आए। अब अभी क्या चाहिए फिर हमें, ऐसा ट्रायंगल जिसमें आई आ जाए, ठीक है। तो अब ये देखो, अगर मैं देखो सिंपली मैं बताता हूँ, अगर मैं ट्रायंगल बी एल ए को कंसीडर करूं, क्या कंसीडर कर रहा हूं मैं, बी एल ए, तो हमें आई चाहिए ना, मान लो आई का अगर कुछ रिलेशन आ गया तो हमारा बहुत हेल्प हो जाएगा। तो अब देखो, अब एक चीज ध्यान से देखो, तो बड़े प्यार से देखना एक चीज, ये जो है हमारा एंगल भी एंगल बाइसेक्टर है, बी अपना एंगल बाइसेक्टर है ना। तो अगर इस वाले को मैं देखूं तो हमारा ये जो है सी रेशियो ए में काटेगा, इस वाले को देखो, ये वाला सी पे जाएगा, ये वाला ए पे जाएगा, पर हम कौन सा वाले को कंसीडर कर रहे हैं, ये वाली लाइन को। ये वाली लाइन में क्या कंसीडर कर रहे हैं, आई किसको काटेगा। आई काटने के लिए हमें दो चीज चाहिए, दोबारा बता रहा हूँ, आई काटने के लिए दो चीज चाहिए। पहला जो सी है
पता है, दूसरा BL, दूसरा क्या चाहिए BL। अब हमें क्या निकालना है BL, क्या निकालना है BL। अब देखो BL का क्या था, आप लोगों ने निकाला था ना, L पॉइंट बाद में यूज होगा, अभी L पॉइंट पे ध्यान रख दो, L पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा मैं मिड पॉइंट निकालता ना वैसे ही है, समझ जाओगे थोड़ी देर में सब समझ आएगा। C रेशियो B था, ये जो था, इसका मतलब एक तरह से L जो है हमारा C रेशियो B में कुछ काट रहा था, लेकिन फिक्स नहीं है ना किस में काट रहा था, तो अभी हम सिंपली निकाल लेते हैं कि हमारा BL जो है वो किस रेशियो पे टूटेगा। ठीक है, एक सेकंड, चलो देखो ए बी क्या है हमारा, सी लेंथ का, हमें चाहिए बी। अब देखो एकदम सिंपल है, मान लो ये पूरा हमारा BC जो है, अभी कुछ टाइम पहले हम लोगों ने निकाला था, कुछ टाइम पहले नहीं, एक तरह से लास्ट लेक्चर में जब हम क्वेश्चन कर रहे थे तो हमने रिलेशन निकाला था चीजों में। तो हमने क्या करा था, ये अपना जो BC जो है उसको हम एक तरह से BL और LB के टर्म्स में लिख सकते हैं, यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स के लिख सकते हैं ना, तो वही करते हैं। BC को क्या लिख सकता हूँ, C प्लस B, ए को भूल जाओ क्योंकि BC अपने ही है ना, इसलिए अभी ए को भूल जाओ, मैंने पहले कहा था ए को भूल जाओ। BC को क्या लिख सकता हूँ मैं, C प्लस B, ठीक है, अपॉन ये वाला लेंथ देख रहा हूँ, ये C है, रेशियो ये B है, तो क्या हो जाएगा C इंटू क्या होगा BL। हमें क्या चाहिए, BL चाहिए, BL चाहिए, तो मैं, अरे यार रुको, मैं समझ रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा तुमको, दोबारा बताता हूँ, दोबारा बताता हूँ। जिन लोगों ने लास्ट लेक्चर नहीं देखा, कम से कम लास्ट लेक्चर देखना, क्योंकि इसमें सेक्शन फॉर्मूला के कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस हुए। अभी देखो, अभी पहले ए को छोड़ो, अभी बस ये देखो, लास्ट लेक्चर में हमने शो किया था कि अपना जो टोटल लेंथ जो है BC, या फिर एक सेकंड, सिंपल लाइन बना लिया, x1 y1 सब भूल गया। अपना BC जो है, ये अगर अपना C रेशियो B है, ठीक है, तो अपना BC जो है, BC को मैं ऐसे लिख सकता हूँ C प्लस B मतलब पूरा ले लिया, रेशियो ऑफकोर्स रेशियो पूरा ले लिया, एक तरह से अभी को जनरल एग्जांपल देता हूँ, इनटू BL अपॉन C। जैसे अगर मान लो एक जनरल एग्जांपल दे रहा हूं ताकि थोड़ा कुछ समझ में आ जाए, ये 4 है, ये 1 है, ये 3 है, मुझे पता है ये 4 है, बस मैं प्रूफ कर रहा हूं अभी, ठीक है, मुझे पता है ये BLA को अभी देख लेंगे, मुझे पता है ये 4 है, बस मुझे इसको प्रूफ कर रहा हूँ, एक सेकंड अभी कुछ बड़ा बहुत। ये देखो, ये जो मेरा है AB और ये मान लो C, तो AB इक्वल्स टू क्या होगा, 3 + 1 4 इंटू AC अपॉन 1। खूबसूरती देखो, 3 + 1 C + B 4 इंटू AC अपॉन 1। AC का क्या जा रहा है, 1 आ रहा है AC, तो हमारा AB क्या आया 1। अगर हम रेशियो के ही डिजिट्स ले रहे हैं तो हमारे AC प्यार से 1 आ गया, वही चीज हम यहाँ अप्लाई कर रहे हैं, एकदम सेम चीज अप्लाई कर रहे हैं, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। क्या था, B C L 3 C रेशियो B, तो अपना BC क्या आया, C + B इंटू BL बाई C + B, ये अपना C, ये अपना B, ये था।
अब देखो एकदम आसान है, कुछ कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। BL जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, C दिस इम्प्लाइज B इक्वल्स टू अपॉन C प्लस B इंटू BC होगा। अरे होगा नहीं होगा, होगा ना, यही होगा ना, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करा है। BC क्या है, A का ऑपोजिट क्या लेंथ है, अब ये यूज होगा, A है तो अपना BC क्या हो गया फिर, बस खत्म। कोई और चीज मत सोचो, कुछ मत ध्यान दो, बस इस चीज को देखो, एकदम आसान है, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। मैं टाइम दे रहा हूँ, इसको लिख लो, थोड़ा सोच लो, और मान लो 1 मिनट सोचना है क्या हुआ है, सिंपली देखो। चलो फिर मैं मिटा रहा हूँ। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, अभी यहाँ तक आ गए। अब यहाँ तक आ गए, इसका मतलब बस खत्म है, क्योंकि इन सेंटर के बाद कुछ प्रूफ नहीं है। इंट्यूशंस है पर कुछ प्रूफ नहीं है। एक तरह से मान लो सबसे मुश्किल प्रूफ यही है। तो अभी मैं ऐसा लिख देता हूँ, BL जो है मेरा, ये C रेशियो भी मिटा देता हूँ, ये भी C रेशियो भी मिटा देता हूँ, ताकि आसानी से दिखा पाऊँ। BL मेरा क्या हुआ, CA बाय C प्लस। अगर किसी को प्रूफ करना है तो चलो देखो, 1 मिनट देख ही लो यार। ये वाला हमारा वैसे आ जाएगा BA बाय C प्लस B, दोनों रेशियो को ऐड करेंगे तो A कॉमन आ जाएगा, हो जाएगा B प्लस C बाय B प्लस C, B प्लस C से B प्लस C कट गया, A आ गया। अब लोग सोच रहे हैं BC तो आया नहीं, ध्यान दो BC क्या है, यही तो है, ठीक है। इसलिए चीजों को कॉम्प्लेक्सिफाई मत करो, सिंपल है, सिंपल है। देखो सिंपल लेने के लिए बता देता हूँ। अब देखो पिछली बार जो ट्रायंगल लिया था उसी को लिखते हैं। ट्रायंगल पहले था ABL ले लो, चलो, अरे BAL, ठीक है। अब देखो B हमारा एंगल बाइसेक्टर है, जैसे हमने A एंगल बाइसेक्टर बोल के इन दोनों का रेशियो निकाला, वैसे ही B एंगल बाइसेक्टर बोल के हम AL का नहीं निकाल सकते क्या? निकाल सकते हैं। तो वैसे ही मैं क्या लिख दूं, पहले तो मैं थोड़ा इसको इजी कर देता हूँ। AI रुको, एक मिनट, पहले लिखता हूँ BA अपॉन BL, ठीक है। ये वाला देख, ये वाला इसको रिप्रेजेंट कर रहा था, ये वाला इसको रिप्रेजेंट कर रहा था, तो रिस्पेक्टिवली BA किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, AI को, और BL किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, LI। BA क्या है, C, LI क्या है, LI नहीं, BA निकाल गया C, BL क्या है, BA क्या है, C इंटू A इंटू C प्लस B, C से C कट गया, तो मैं सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूँ AI अपॉन LI C प्लस B अपॉन A। बस अगर यहाँ तक समझ में आ गया, नहीं समझ में आया तो वीडियो पीछे कर दो, लेकिन मुझे नहीं लगता वीडियो पीछे करने की जरूरत पड़ेगी। यहाँ तक समझ में आया तो मतलब एक चैन की सांस लो, एकदम जो करना है कर लो, नाच लो, पार्टी करना है पार्टी कर लो, बस हो गया, हो गया बस। अब देखो मैं ऐसे कह दूँ, AI हमारा C प्लस B रेशियो है, LI हमारा A रेशियो है। AI हमारा कौन सा रेशियो हुआ, C प्लस B, LI कौन सा रेशियो हमारा, पार्टी, मस्त पार्टी। अब इसको लिख लो, मैं इसको रखूंगा, चलो ठीक है। देखो हमेशा की तरह जब भी सेक्शन रेशियो करते हो तो उस लाइन को ड्रॉ कर लो, तो थोड़ा अच्छा लगेगा। AIL, ये अपना क्या है, x1 y1। अब देखो, अब सुंदरता दिखेगी, कितने प्यार से होगा तुम लोग देखना। L क्या है, L का मैं x वाला लिखता हूँ, y वाला मतलब लिख कर समझ लो। देखो अभी कोने में लिखा था ना, काम आ गया ना, CX3 प्लस BX2
यार एक मिनट रुको, इसको ऐसे हटाओ और जो दिमाग चाट रहे हैं, bx2 प्लस cx3 अपॉन b प्लस c कॉमा डबल डैश तो सबको पता ही होता है। अब देखो इसको फिर से h कॉमा k ले लेता है, नोन पॉइंट है। अब देखो ai क्या निकालता हमने, दिख गया होगा, कट रहा है, कट रहा है ना। इसको भी छोड़ो, c प्लस b मत लिखो, b प्लस c कर लो। फिर अपना li क्या निकालता, k, दिख गया। चलो h निकाल देता हूँ, k खुद निकाल लेना यार, सारा कुछ मत बोले यार, अच्छा नहीं। अब देखो c क्या होगा, ये वाला कहाँ मल्टीप्लाई, अरे ऐसे नहीं, मैं ऐसे नहीं करता हूँ, कैसे करता हूँ, ये वाला यहाँ मल्टीप्लाई होगा और ये वाला इधर। हमारा क्या हो गया, axi प्लस b प्लस c इंटू bx2 प्लस cx3 बाई b प्लस c। अब b नहीं दिखा, a प्लस b प्लस c है। फाइनल क्या है, ax1 bx2 cx3। सिमिलरली के निकाल लेना, वही हुआ ay1 प्लस by2 प्लस by, पूरा निकालने के लिए नहीं कह रहा मैं, इससे निकाल लेना, मतलब अपना जो सेक्शन फॉर्मूला है, ताकि देख तो होता है ना कि कॉपी में नोट्स पूरे रहे या थोड़ा खुद को अच्छा लगे इसके। चलो इसको लिख लो, इसको रब कर रहा हूँ, बस खत्म, बस आज का प्रूफ खत्म। अब बस क्वेश्चन वगैरह है, एक्सेंटर वगैरह का प्रूफ नहीं है, टेंशन मत, बस इसको लिख लो, ठीक है। अब बस जितना हैवी चीज था सारा खत्म हो गया। इस बार जो क्वेश्चंस भी जो है वो सारे कॉन्सेप्ट बेस्ड ही है, इसलिए सारे आसान है, क्योंकि इतना सारा जब करवा दिया तो अब तो आसान ही लगेगा ना। अब जब इतना, अगर यहाँ तक समझ में आ गया, जेन्युइनली बता रहा हूँ, अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो इसका मतलब तुम प्रूफ को फॉर्मूला डिराइव कर पाए, एक एक चीज स्टेप फॉलो कर पाए, तो इसका मतलब तो हो गया ना। मतलब और कितना कॉन्सेप्ट सीखोगे, एंगल बाइसेक्टर से प्रूफ किया है, और कितना सीखना है। अब देखो, पहले मैं एक सेंटर लिखवा देता हूँ। एक सेंटर थोड़ा बताऊँ, इन सेंटर की तरह ये थोड़ा अलग है, यूनिक है। अभी इसको मतलब क्लियर करता हूँ, टेंशन मतलब पहले वो लिख लो डेफिनेशन, लिखने का मन होता फिर सीखने के लिए आया तो थोड़ा 5-10 सेकंड फॉरवर्ड कर दो। द बाइसेक्टर और टू एक्सटर्नल, टेंशन मतलब भी बता रहा हूँ, द बाइसेक्टर ऑफ टू एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर यार कॉन्फ्रेंस। चलो देखो मैं फिगर बना दूंगा, मान लो थोड़ी इंग्लिश ऊपर नीचे हुई तो उसको वेट कर लेंगे। द बाइसेक्टर ऑफ टू एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर एंड वन इंटरनल एंगल। मेरे हिसाब से इसकी इंग्लिश खराब है, फिर भी एक मिनट लिख लो, मैं इसका मीनिंग समझा देता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है समझना ना, इंग्लिश तो कहीं से भी देख लेगा आदमी। चलो देखो इसको लिख लो फिर एक बार, ठीक है। इसको मिटा के मैं मतलब बता दूँ। पहली बात, हर ट्रायंगल की 3 एक्सटेंटर, इससे रिलेट कर पा रहे हो तो अच्छी बात है, बहुत इंटेलिजेंट हो तुम लोग, बहुत ही ज़्यादा तेज हो। नहीं रिलेट कर पा रहे हो तो मैं हूँ इसके लिए। अगर रिलेट करने लगोगे तो और तेज हो तुम। सीख के करना अच्छी बात है, जैसे गवर्नमेंट थोड़ा बड़ा ट्रायंगल बना दिया, देखो हाँ, मान लीजिए ए है, ये नहीं, ये बी है, ये अपना सी है। मैंने क्या कहते हैं, 2 एक्सटर्नल एंगल ना, ये हो गया बी का इंटरनल, ये हो गया बी का एक्सटर्नल, इसका बाइसेक्टर है,
अपना ये हो गया सी का इंटरनल, ये हो गया सी का एक्सटर्नल, इसका बाइसेक्टर एक इंटरनल। अगर दो एक्सटर्नल है तो अपना इंटरनल कौन सा बचा, इसका बाइसेक्टर एक मान लो। अब देखो कंडीशंस देखो, सबसे इंपॉर्टेंट देखो, ए के ऑपोजिट का लेंथ ए, बी के ऑपोजिट का बी, सी के ऑपोजिट का सी। जैसे हमने एक्सटर्नल रिलेशन में प्रूव किया था ना, एक तरह से सोचो कि इसमें भी प्रूफ वगैरह थोड़ा रिलेशनशिप वैसे ही है। अब इसके प्रूफ याद करना जरूरी नहीं है, ना ही करना जरूरी है। इन सेंटर का भी रटना का जरूरी नहीं है, समझना जरूरी था कि हम एंगल बाइसेक्टर कैसे यूज करते हैं, सेक्शन फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं। इसी सेक्शन फॉर्मूला में स्पेशली 1 घंटे के क्वेश्चन ही हो गए, 7 क्वेश्चन इतने हो गए। अब देखो अब इसको कैसे लिखते हैं। पहली बात, तीन एक्सेंटर होंगे। पहला क्या होगा, मान लो ये आई ए है क्योंकि आई ए का है। सिमिलरली एक होगा अपना यहाँ होगा आई बी और यहाँ होगा आई सी। अब देखो मैं इसका सिंपल फॉर्मूला लिखा, आई ई जो होगा अपना, ये याद करना भी जरूरी, मतलब मर्जी है, समझ लो। आई ए क्या होगा, देखो ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री अपॉन ए प्लस बी प्लस सी पता है। इसमें क्या होगा, जो इन सेंटर होगा, मतलब जो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर होगा, मतलब जिसका देख रहे हैं, जैसे ए की तरफ का निकाल रहे हैं तो वो हो जाएगा नेगेटिव। सिंपल वैसा देखो, इंटरनल एक्सटर्नल हटा दो, ए की तरफ का निकाल रहे हैं तो वो हो जाएगा नेगेटिव, नेगेटिव ऑफ ए एक्स वन बी एक्स टू सी एक्स थ्री। सिर्फ ऊपर नेगेटिव नहीं, नीचे भी नेगेटिव होगा, तो क्या हो जाएगा नेगेटिव ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। सिमिलरली आई बी क्या होगा, मैं एक्स का निकाल रहा हूँ, वाई का सेम आ जाएगा। आई बी का क्या होगा, आई बी हमारा यहाँ आएगा तो बी की तरफ का निकल रहा है, तो क्या हो जाएगा हमारा ए एक्स वन नेगेटिव ऑफ बी एक्स टू प्लस सी एक्स। ऊपर नेगेटिव तो नीचे भी नेगेटिव, ए माइनस बी प्लस सेम। मतलब ऐसा नहीं है कि वाई में नेगेटिव नहीं होगा, वाई में भी नेगेटिव होगा, ये भी होगा अपना नेगेटिव ऑफ ए वाई वन प्लस बी वाई टू, छोटा छोटा लिखा है सी, ठीक है, मतलब ये सेम वाला। वैसे ही आईसी भी होगा, उसको तो निकाल लो, तो इसके लिख लो। उसके बाद बस वही सर्कम सेंटर ऑर्थो सेंटर, और कुछ नहीं है। बस एक छोटी सी एक नोट की लाइन करवाऊंगा, जिसका प्रूफ नहीं करवाऊंगा, लाइन बताऊंगा, बहुत यूज होता है वो, पहले इसको लिखो। पढ़ रहे हैं, अच्छा है, अभी तक टिके हुए हैं, फिर से देखें, सेंटर वगैरह सब कुछ समझ लिया, अब तो सारा आसान चीजें बचे। देख ये हो गया हमारा एक सेंटर। अब हमारा दो चीज बता, सर्कम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर। सर्कम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर के पॉइंट्स, एक मिनट रुक जाओ बस। सर्कम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर के पॉइंट्स निकालने, मतलब जो पॉइंट्स की जो डेफिनेशन है याद करना जरूरी नहीं है। दोबारा बता रहा हूँ, पॉइंट्स की डेफिनेशन रटना याद करना जरूरी नहीं है। मतलब मैं कह रहा हूँ जैसे ये साइन में या टैन में आएगा आपका ऑर्थो सेंटर, साइन में आएगा सर्कम सेंटर, वो भी याद करना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है इसका डेफिनेशन याद करना कि सर्कम सेंटर क्या होता है। तो सर्कम सेंटर अपना होता है a point equidistant from all the vertices of a triangle. सिंपली बता, अगर ये अपना ए है, ये नहीं पता है, ये भी है, ये अपना सी है, तो सर्कम सेंटर हमारा वो पॉइंट हो गया, ऐसे पॉइंट हो गया जो अपना बी से अगर एल डिस्टेंस पे है, ए से भी एल डिस्टेंस पे होगा एंड सी से भी एल डिस्टेंस पे होगा।
अब देखो ये सिंपल पॉइंट का डेफिनेशन है। अब मैं इसमें एक खूबसूरती सी चीज बता रहा हूँ। 3 पॉइंट से अगर हमारा कोई पॉइंट इक्विडिस्टेंट हो, बस मैं एल की बजाय उसको अल्टरनेटिवली आर से डिनोट करूँ, ये अपना सेंटर हो गया। तो सर्कम सेंटर मतलब एक अलग डेफिनेशन बताओ। तो सर्कम सेंटर जो है, सर्कल कैसे डिनोट करते हैं? सर्कम सेंटर ओ से डिनोट करते हैं। सर्कम सेंटर जो है वो एक तरह से हो गया सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ द सर्कल मेड बाय द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल। अब इसको देख लो, इसका पॉइंट जो है इसको लिख लो पहले। दोबारा बताता हूँ, सर्कम सेंटर का अल्टरनेट डेफिनेशन हो गया, इट इज द सेंटर ऑफ द it is the center of the circle made by all three। इंग्लिश थोड़ी गड़बड़ हो सकती है, थोड़ा चलता है। made by all three vertices of a triangle। अब मैं इसके जो पॉइंट्स है वो बता देता हूँ, दोबारा बता रहा हूँ। दो चीजों का जवाब दूंगा। पहला, पॉइंट रखना जरूरी नहीं है, अगर सोच रहे हो कि याद करना जरूरी है। दूसरा, मैं पढ़ा क्यों रहा हूँ, पॉइंट मैं लिखवा ही क्यों रहा हूँ, छोड़ी क्यों नहीं देता। एक होता है कि अपना जैसे कुछ सालों से परंपरा चलती आ रही है, जैसे मान लो कोई किताब देखा या कुछ देखा, उसमें लिखा बड़ी घटिया से मतलब लंबी चौड़ी सी कुछ दे रखे हैं फॉर्मेट, सोचे यार सबने तो पढ़ाया नहीं था, सबने ये तो फिर ऐसे हो गया। इसलिए और मान लो किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते कुछ जाते वो लोग पॉइंट करवाएंगे, तो एक होता है ना कि एक अंडरस्टैंडिंग हो, मैं इसलिए लिखवा देता हूँ पॉइंट। मैं दोबारा बता रहा हूँ, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट दैट यू जस्ट यू नो। चलिए फिर सेकंड सेंटर का पॉइंट लिख देता हूँ। x1 sin 2 x2 sin 2b x3 sin 2c। दिख गया होगा, नीचे वही होगा, हाँ सही हो। sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c। सिमिलरली x1 की जगह पे आ जाएगा y1 sin 2 y2 sin 2b y3 sin 2c। नीचे क्या आएगा sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c। इसको लिख लो, ताकि मान लो किसी, देखो जरूरी थोड़ा ना सारा पढ़ोगे, कभी मान लो किताब से पढ़ना होता है, कभी कोई मटेरियल से पढ़ता है, तो एक किताब में एक होता है ना कि लिखा होता है, तो इसलिए ये लिख लो। ये सर्कम सेंटर के पॉइंट्स निकालने के तरीके होते हैं, तो तुम लोग को भी पता है इक्वी डिस्टेंस है, उसके डिस्टेंस से रिलेट करके उस पॉइंट को निकालना इज वेरी इजी एज कम्पेयर टू ए बी सी का एंगल ए निकाल के उसको 2 से मल्टीप्लाई करके फिर उसको साइन 2 निकालना। ठीक है, अभी इसको लिख लो, फिर अपना ऑर्थो सेंटर करवाओ। ठीक, अगर कोई सजेशंस वगैरह हो ना तो उसको डाल दिया करो कमेंट में या फिर बता दिया करो, क्योंकि अगर बताओगे नहीं तो फिर कैसे कुछ ठीक कर पाएंगे। लिखो, लास्ट लिखो ऑर्थो सेंटर। इसका भी कुछ प्रूफ नहीं करवाऊंगा मैं, टेंशन मतलब खाऊंगा, जरूरत नहीं है इसकी। द पॉइंट, अब इसका डेफिनेशन लिखो, द पॉइंट ऑफ concurrency, the point of concurrency of the altitudes the point of concurrency of the altitudes of a triangle is called the orthocenter of a triangle।
इसको लिख लो। ठीक है, देखिए इसका मतलब क्या हुआ, ए बी सी। अब देखो ऑल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो ए बाइसेक्टर नहीं, परपेंडिकुलर। ए अपना परपेंडिकुलर ऐसे होगा, बी अपना परपेंडिकुलर कैसे होगा, ऐसे होगा, सी अपना कैसे होगा, ये जो हुआ हमारा परसेंट जी से करते हैं ना, एच, ये हुआ हमारा एच से। तो दोबारा बताता हूँ, एच जो है ऑर्थो सेंटर, जो है ऑर्थो सेंटर इज द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ द ऑल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्रायंगल। मतलब अपने ट्रायंगल का जो ऑल्टीट्यूड हुआ तो तुम लोगों को ये पता चल गया हो। अगर वैसे मैंने पढ़ाया नहीं है, लेकिन शायद से अगर छोड़ो, बाद में देता हूँ, बाद में बताऊँ, स्ट्रेट लाइन बताऊँ, अब इसको छोड़ो, स्ट्रेट लाइन में क्वेश्चन वगैरह जाएंगे इसके, अभी इसको छोड़ो। ये बात दिमाग में रख लो कि जो परपेंडिकुलर, जैसे ये लाइन है, इसका जो परपेंडिकुलर जो होगा, जो ए से जो ड्रॉप मारेंगे, फिर बी का, फिर सी का, वो अपना एच होगा। दूसरी चीज मैं बता रहा हूँ, टाइम बचाने के लिए बता रहा हूँ, जब भी मान लो ऑर्थो सेंटर निकाल रहे हो, या फिर अपने क्या था मीडियन का था ना, सेंट्रोइड का निकाल रहे हो, अगर मान लो किसी भी तरह से, तो जरूरी नहीं है कि तीनों लाइन निकालोगे फिर उसको कॉन्करेंट प्रूव करोगे या फिर इसका पॉइंट निकालोगे। नहीं, हमें पता है ना कि अगर हम मान लो मैं यहाँ सी नहीं ड्रॉ करता हूँ, अगर मैं यहाँ सी ड्रॉ नहीं करूंगा, फिर भी ये पास तो मेरा उसी पॉइंट से करेगा ना, एच से ही करेगा ना। तो अगर मान लो मैं 2 लाइन निकाल लूँ या फिर 2 से ही अगर मैं प्रूव कर दूँ तो मेरा तो सही होगा, और उसके लिए कॉन्फिडेंस होता है। अगर मान लो कॉन्फिडेंस है, भरोसा है कि अपना आंसर सही है, तो फिर तीसरी लाइन निकालने की जरूरत ही नहीं, टाइम बचता। अब देखो मैं इसका भी डायरेक्ट पॉइंट लिख देता हूँ, क्यों लिखूंगा पता है भाई, अपना बड़ा वो होता है ना यार। अपना ये हो गया x1 tan e, x2 tan b प्लस x3 tan c, पता है ना नीचे क्या है, tan a प्लस tan b प्लस tan 2c। नहीं आएगा, सी ही आएगा, कॉमा। तो फिर ये क्या होगा, y1 tan a, y2 tan b, y3 tan c अपॉन tan a प्लस tan b प्लस tan c। इसको लिख लो, फिनिश, खत्म, बस क्वेश्चन, अब और कुछ नहीं, तो कौन सा पढ़ने थे पढ़ लिया। ठीक, दोबारा बता रहा हूँ, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ऊपर के डेफिनेशन या अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब देखो एक नोट डाल के लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में लिखो। पहली बात मैं ये लिख रहा हूँ, ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, किसको किससे डिनोट करते हैं, सरकम सेंटर, ओ है वो, जीरो नहीं है, सेंट्रोइड एंड ऑर्थो सेंटर ऑफ एन। ध्यान से देखो, पहली लाइन क्या पता, छोड़ो, देखो, ऑफ एन एक्यूट
एक्यूट, दोबारा 3 बार बोल दिया मैंने, इसका मतलब कुछ तो होगा ना। एक्यूट ट्रायंगल एबीसी आर कोलिनियर, ठीक है। अब देखो ये तो अपना स्टार्टर था, मतलब जैसे होता है ना कि खाना आ रहा है तो आने दो, ये अपना स्टार्टर था। इसका मतलब अगर कोई ट्रायंगल है जिसके तीनों एंगल में कोई भी इंडिविजुअल एंगल 90 से ज्यादा ना हो, दोबारा बता था, कोई भी ट्रायंगल हो जिसमें कोई भी इंडिविजुअल एंगल 90 से ज्यादा ना हो, तो वो क्या होगा हमारा एक्यूट, ठीक है। तो देखो अब मैं बता रहा हूँ, तो मान लो जैसे ए बी सी है, हमारा क्या बता रहे हैं, सेंट्रोइड सर्कम सेंटर, मान लो यहाँ है सेंट्रोइड, यहाँ है ऑर्थो सेंटर, यहाँ है, तो वो कहाँ लाई करेगा, एक लाइन पे, ठीक है। अब देखो, अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो मैं अभी बता देता हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो है उनके टर्म्स में लिख रहा हूं मैं, जो इनके शॉर्ट फॉर्म्स हैं, जी छोड़ो, सर्कम सेंटर किसे डिनोट करते हैं, ओ से। ऑर्थो सेंटर, अभी देखो, अभी जो क्वेश्चन वगैरह जो आएंगे उसमें मैं ओ और एच ही लिखूंगा, मैं सीधा सीधा सर्कम सेंटर उतना नहीं लिखूंगा, इसलिए 2 बजाय, ताकि मेरा स्पेस बचे, मेरा टाइम बचे, इसके साथ साथ आप लोग को याद भी हो जाए। तो हमारे जो सेंट्रोइड जो होगा, हमारा सेंट्रोइड किससे था, जी से। सेंट्रोइड जो होगा वो 1:2 में इनको काटेगा। अब देखो मैं इसमें पहले बता देता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने इंपॉर्टेंट नहीं लिखा है, मैंने वेरी इंपॉर्टेंट लिखा है, क्योंकि मोस्ट ऑफ मैंने अपना पर्सनली जो देखा है जेई मेन जे एडवांस में कई बार इस पे क्वेश्चन आ जाता है, इसके रिलेशन पे, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद एक लास्ट एक लाइन है, फिर इस लेक्चर का पार्ट खत्म, ठीक है। इसको लिख लो, ठीक है। लास्ट लाइन की इक्वेशन बेस्ड होगा, इसलिए मैं उसको अलग से स्पेसिफाई कर रहा हूँ। In an isosceles triangle, G H in center, centroid, orthocenter, in center, and O क्या हुआ, circumcenter, lie on the same line। इसका मतलब ये देखो, एक्यूट एंगल ट्रायंगल में तो ये तो पता चल गया हम लोगों को, तुम लोगों को, आप लोगों को, हम सबको, कि सर्कम सेंटर, सेंट्रोइड और ऑर्थो सेंटर एक लाइन पे लाई करेगा। पर अगर आइसोसेलेस होगा तो इसका मतलब इन सेंटर एक एक्स्ट्रा अपना को एडिशन मिल गया, मतलब इन सेंटर भी लाई करेगा। लास्ट टाइम हम लोगों ने ये देख लिया था आइसोसेलेस का, लास्ट टाइम मतलब अभी जो लेटेस्ट हम जो देख रहे थे आइसोसेलेस का देख लेते ना। आइसोसेलेस की कंडीशन क्या है, देखो हमने पहले ही प्रूव कर दिया था, मतलब बता दिया था काइंड ऑफ, कि जी एच एंड ओ स्टैंड्स फॉर, एच स्टैंड्स फॉर, देखो थोड़ा कंफ्यूजन नहीं, सबसे पहले स्टार्टिंग चलते हैं। जी स्टैंड्स फॉर सेंट्रोइड, एच स्टैंड्स फॉर ऑर्थो सेंटर एंड ओ स्टैंड्स फॉर सर्कम सेंटर। मुझे पता है थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग है, थोड़ा बहुत क्या ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, लेकिन एक चीज़ मैं बता दूँ, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना पड़ेगा। कुछ चीज़ें मैं खुद, वैसे मुझे भी पसंद नहीं कि कोई बच्चा याद करे समझे ना, लेकिन इसको याद करना पड़ेगा, क्योंकि देखो अभी इसको समझ के, इसका प्रूफ देख के कोई कुछ खास फायदा नहीं है, एक होता है ना कि फायदा होना, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो मैं बता रहा था कि इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर हो, ठीक है, तो हमारा ये जो है ऑल दीज को इनसाइड, ऑल दीज में क्या आएगा, जी एच इन सेंटर एंड
सर्कमसेंटर। सो इसको लिखिए, इसमें कुछ खास है नहीं वैसे, मतलब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो है। अब सिर्फ 5 क्वेश्चन करेंगे, खत्म। ठीक है, इसके लिए डाल देता हूं थोड़ा। दोबारा बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी मिटाया है उसको याद कर लेना। चलो, क्वेश्चन नंबर 1, if a vertex of a triangle, if a vertex of a triangle is 1, 1 and the middle points of two sides, अच्छा, passing through it are -2, 3 and 5, 2। इजी है, डायरेक्टली करोगे कुछ समझ में नहीं आएगा, एक छोटा सा सिंपल सा ज्योमेट्री बना लोगे, पूरा क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाएगा। देन फाइंड द सेंट्रॉइड and in center of the triangle। चल फिर मैं फिगर बना देता हूँ, क्योंकि सारा काम हमारा खत्म हो गया। 1, 1, मान लो ये ए, इससे हमारा मान लो ये ट्राइंगल हुआ बी सी। इसने बोल रखा है ए बी जो है एंड ए सी जो है, मतलब ए वर्टेक्स से जो दो पास कर रहे हैं उनको मिड पॉइंट दे रखा है। एक क्या दे रखा है, -2, 3 और दूसरा दे रखा है मिड पॉइंट है, समझ के बनाना थोड़ा, 5, 2। अब हमें बोला है सेंट्रॉइड एंड इन सेंटर निकालने के लिए। जो चीज बोली है वो, एक तो बोलिए सेंट्रॉइड एंड इन सेंटर। ठीक है, अब देखो ये मिड पॉइंट है तो हम बी और सी निकाल सकते हैं। बी और सी कैसे निकालेंगे, सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला में कौन सा दो था ना, एक्सटर्नल और इंटरनल, एक्सटर्नल रेशियो, जिसमें जो बी है हमारा ये ए से अगर 2 की दूरी पे है तो इस पॉइंट से कितने की दूरी पे है, 1 की दूरी पे। तो एक्सटर्नल में m की वैल्यू 2 और n की वैल्यू 1। अल्टरनेटिवली भी हम इसको निकाल सकते हैं, जिसको हम कहते हैं सिंपली हिट एंड ट्राई। मुझे वैसे हिट एंड रन कहना बड़ा अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों। देखो सिंपली हम क्या कर सकते हैं, वैसे 1, 1 है तो हम इजीली इसको डिड्यूस कर सकते हैं। तो देखो 1, 1 में कितना हम ऐड करें कि -2 का 2 टाइम्स हो, मतलब फाइनली हमारा अपॉन 2 होता है ना, तो ये एक तरह से इसको मान लो -4 है, -4
इक्वल्स टू 1 और इसमें क्या h ऐड हो रहा है, h क्या हुआ -5। मैं फिर रुको थोड़ा इसको सिंपली सुंदर से लिखता हूँ। एक तरह से मैं ये बता दूं, अगर ये मेरा h कॉमा k समझ में आ रहा है तुम लोगों को, बस वही चीज है। अगर ये मेरा h कॉमा k है तो मैं ऐसा कह दूं मेरा h प्लस 1/2 इक्वल्स टू -2 होगा। सिंपल, कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं। यही होता ना, अगर वो मिड पॉइंट है तो ऐसे ही निकालते ना, तो वो उधर चला गया -4, तो h प्लस 1 इक्वल्स टू -4। फाइनल क्या है h की वैल्यू। सिमिलरली k की वैल्यू आ जाएगी, तो हमारे पास क्या है k प्लस 1/2 इक्वल्स टू 3। कोशिश करो इसको खुद से निकालने की, ऐसे खुद से निकल जाएगा। k की वैल्यू क्या आएगी 5, 6 - 1 5। तो हमारा b क्या हुआ, चलिए फिर ये लिख लो। अब देखो b क्या हुआ हमारा -5, एक बार c भी निकालो तो खुद से। अब अगर मैंने c को ऐसे माना, सिंपल तरीका बताता हूँ, h k, h में मेरा ये क्या होगा 5, k में मेरा क्या होगा 2, तो 2 × 2 4 -1, k की वैल्यू क्या आएगी 3। इसमें अगर जाऊं, देखो मुझे पता तुम लोगों ने निकाल लिया हो, लेकिन फिर भी कभी कभार छोटी मोटी मिस्टेक्स हो जाती है इसमें। तो वो हो गया 10, h की वैल्यू क्या आई 9। तो इसको भी मैं फिर लिख देता हूँ, अच्छे से डायग्राम बना देता हूँ। 9, 3। इसको लिख लिया होगा, देखो इसको एक मिनट डाल दो। अब देखो एकदम सिंपल है, अब आसान पार्ट स्टार्ट हो गया है। जिसको बताएं तो हमें अब क्या निकालना है, पहले क्या निकालना है सेंट्रोइड। तो चलो सेंट्रोइड निकालते हैं। सेंट्रोइड क्या है पता है, x1 + x2 + x3/3। इसमें x1 क्या है 1, x2 b वाला निकाला ही है, x3 c वाला भी निकाला ही है, अपॉन 3। तो ये क्या हुआ, एक मिनट यहाँ मैं एक डाल देता हूँ। सेंट्रोइड इसके बराबर है 9 + 1 10 -5/3। वैसे ये हमारा आ जाएगा y1 + y2 + y3/3। इसको मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ। y1 का क्या होगा 1 + 5 6 7 8 9 9/3 3। तो हमारा सेंट्रोइड क्या है -5/3, 3। एक मिनट रुको, सेंट्रोइड क्या आया -5/3, 3। अब रही बात इन सेंटर की, तो इन सेंटर के लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा, ए के ऑपोजिट मतलब BC का डिस्टेंस ये निकालना पड़ेगा, C के ऑपोजिट BA का डिस्टेंस, B के ऑपोजिट ये डिस्टेंस। फिर आप लोगों को फॉर्मूला पता है ही, इन सेंटर क्या आएगा, इन सेंटर क्या होता है अभी तो बताया, x1 मतलब थोड़ी देर पहले तो बताया था, bx2 + cx3 अपॉन a + b + c। अब देखो इन सेंटर में कैलकुलेट करके नहीं बताऊंगा, क्योंकि वैसे भी ये वैसे आता ही होगा। लेकिन आप लोगों के पास एक है कि जैसे मान लो अगर किसी का इन सेंटर को किसी को लग रहा है गलत आ रहा है या बेसिक कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है, तो आप क्या कर सकते हैं, जिसने इन सेंटर कैलकुलेट कर लिया ऐसे करके वो कमेंट सेक्शन में एक बार लिख दे। जरूरी नहीं आप लिखें, अगर आपका मन हो तो आप लिखें, नहीं लिखे तो, लेकिन अगर आप लिखेंगे तो जितने ज्यादा आंसर मैच करेंगे मतलब उतने मतलब उन लोगों की सही है, तो बाकियों को मदद होगी। यही चीज है। और वैसे मोस्ट प्रोबेबली सबका इन सेंटर आ ही जाना चाहिए, क्योंकि सारी चीजें तो आती ही है।
सिंपल डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस फॉर्मूला से x1 x2 x3 हमने पहले ही निकाल लिया, तो बचा क्या, बस पॉइंट ही तो निकालना बचा। चलो देखो फिर सेकंड क्वेश्चन। अच्छा, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसने ज्योमेट्री बना दिया, समझ जाएगा। जिसने नहीं बनाई उनके लिए हम बना के मदद कर देंगे, हम है किसी में। फाइंड द ऑर्थो सेंटर। अगर किसी को ऑर्थो सेंटर में डाउट हो तो एक बार अभी पेज लेके देख लें, ऑर्थो सेंटर की डेफिनेशन क्या थी। ऑफ द ट्राइंगल, डेफिनेशन समझ में आ गई तो फिर मतलब पूरा सॉल्व हो जाएगा। फाइंड द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर, चलिए इसके ऊपर खुद से करो, मैं सिंपल डायग्राम बना दूंगा, और डायग्राम से मतलब डायग्राम तो नहीं यार, ज्योमेट्री से ही बता दूंगा। चलिए देखो, ये है हमारा 0,0 ओरिजिन सबसेट है। अभी शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, रोटेशन वगैरह बताया नहीं, तो अपना 0,0 ही। एक मिनट पे थोड़ा आगे कर देना। ये हो गया 1 2 3, ठीक है। ये हो गया 1 2 3 4। हमारा एक पॉइंट है 0,0, एक पॉइंट है 3,0। अच्छा, बहुत अच्छी। और दूसरा पॉइंट है हमारा 0,4। तो अब देखो tan A tan B tan C भूल ही जाओ, अभी सिंपली क्या करो, डेफिनेशन से करो। ऑर्थो सेंटर क्या होता है, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ दी, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ दी एल्टीट्यूड, ठीक है, वही होता है ना, एल्टीट्यूड जहां मीट करते हैं वो। अब देखो सिंपली देखो, मान लो थोड़ा आसान करने के लिए इसको ये कर दिया, ये बी कर दिया, एंड ये सी है। ए का बी सी पे परपेंडिकुलर मतलब एल्टीट्यूड यही होगा, यही होगा ना। बी पे ए सी पे एल्टीट्यूड भी ऐसे होगा, सिंपल, कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं। सी का ए बी पे एल्टीट्यूड क्या होगा, ये होगा। कॉमन सेंस क्या बोलता है, कॉमन सेंस मतलब हमारा डेफिनेशन क्या बोलता है, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी मतलब जहां तीनों मिले। तीन को छोड़ो, अगर ए का ही देखो तो ए का कहाँ मिला, इधर, सी का कहाँ मिला, इधर। तो मतलब अगर बी का भी देखे तो यहां से शुरू होकर यहां तक गई, पर मीट कहाँ कर रहा है, ओरिजिन पे ना। मीट कहाँ कर रहा है, ओरिजिन पे। तो हम सिंपल एक क्या कहते हैं, इन्फरेंस निकाल सकते हैं। इन्फरेंस क्या होगा, ऑर्थो सेंटर। यहां तक समझ में आया ना, एकदम आसान है, कुछ नहीं है। ए से हम परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं बीसी के लिए, हमें वही तो चाहिए, क्या कहते हैं उसे, इसको हटा देता हूँ, थोड़ा कॉम्प्लेक्स नहीं जाएगा। हमें सिंपली क्या चाहिए, उसका एल्टीट्यूड चाहिए ना। ऑल्टीट्यूड क्या होता है, उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करना। अब देखो, अब ये कैसे आया, अब ये कैसे आया, ये 4 यूनिट होगा। अरे मैंने ध्यान ही नहीं रहा, इसको तो प्रूव ही नहीं किया था मैंने। ये 3 यूनिट होगा, ये क्या होगा, 5। अपना पाइथागोरस है, सिंपली दिख रहा है पाइथागोरस है, मतलब ये 90 होगा। और वैसे अगर उससे भी देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, अगर ये 3,0 है, ये 0,4 है, रेक्टेंगुलर सिस्टम हम मान रहे हैं, तो ये हमारा 90 हो। कोई ऑब्लिक सिस्टम तो है नहीं, ये अपना एक्स ऐसे आ रहा है और ये हमारा वाई जा रहा है, कुछ थीटा एंगल। ऑब्लिक तो हम पढ़ नहीं रहे हैं, जिसकी थोड़ी बहुत चीजें चर्चे अगर होंगे भी तो होंगे वेक्टर में, अगर मन करेगा तो, नहीं तो नहीं करेंगे, अपने पॉइंट पे रहेंगे, ठीक है। तो इससे सिंपल मतलब हुआ कि ऑर्थो सेंटर of a right angle triangle, ortho center of a right angle triangle is the vertex, is the vertex, vertex कौन सा, opposite to that
दैट ऑफ क्या, हाइपोटेन्यूज। चलो इसको लिखो। तो इसके बाद बस 2 क्वेश्चन हो रहे हैं हमारे, 2 नहीं 3 क्वेश्चन हो रहे हैं और सबसेट है। चिंता मत करो, सारे कॉन्सेप्चुअल है और एक इंटरेस्टिंग अगले से ज्यादा इंटरेस्टिंग। तो लिख लो, ठीक है। और जब मैं ऐसे रुकता हूँ ना, इसका ये मतलब नहीं कि उसको छापना लिखना शुरू कर दिया। इसका मतलब है पॉज करके अच्छे से लिख लो। ये ऐसा लगता है कि मैं जानबूझ के ऐसे खड़ा होता हूँ पोज देने के लिए। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन कर दो। अच्छा, इफ द सर्कम सेंटर, एक बार डिक्टेट भी कर देता हूँ, कभी कभार ब्लर हो जाता है मूवमेंट की वजह से। तो अभी धीरे धीरे थोड़ा जैसे जैसे समय निकलेगा हम अपना पूरे प्रयास करेंगे सब कुछ ऑर्गेनाइज करने के लिए आप लोगों के लिए। द सर्कम सेंटर ऑफ एन एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल का मतलब सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड ऑल लाइज ऑन द सेम लाइन। If the circumcenter of an acute angle triangle lies at the origin and the centroid is the middle point of अच्छा, अरे ये तो बहुत आसान है। Then find the ortho center। ये हद से ज्यादा आसान है। तो इसके बाद करो, नहीं होता तो मैं अभी डायग्राम बनाता हूँ सब सेट। ये देखो, ऑर्थो सेंटर निकालने के लिए बोल रही है ना, इसको एच कर दूं। खत्म हो गया। ऑर्थो सेंटर निकालना है, बस हमें दिमाग में बैठ गया। अब देखो पहले क्या क्या चीज दे रखा है। सर्कम सेंटर ऑफ एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल, मतलब एक लाइन पे लाई करते, लाइज एट द ओरिजिन। तो हमारा सर्कम सेंटर जो है उसको लिख लेते हैं। सर्कम सेंटर किस पे लाई करता है, 0, 0 पे। ये तो एकदम सिंपल था। फिर हमें क्या बता रहे, सेंट्रॉइड इज द मिडल पॉइंट ऑफ दिस। सेंट्रॉइड इज द मिडल पॉइंट ऑफ दिस। अब इसको कर लेते हैं सेंट्रॉइड। थोड़ा आसान कर देता हूँ। सर्कम सेंटर को, सेंट्रॉइड को हम जी से डिनोट करते हैं, सर्कम सेंटर को किससे डिनोट करते हैं, ओ से। तो एक चीज देखो, क्वेश्चन हमारा कितना इंटरेस्टिंग है। और क्वेश्चन हमेशा कोशिश करता है कि आपको चीजें समझ में आए, एकदम आसानी से समझ में आए। अब जैसे 0,0 को हम हमेशा क्या मानते हैं, ओरिजिन मानते हैं। सर्कम सेंटर किससे डिनोट करते हैं, ओ से। तो क्वेश्चन ने क्या किया, जो आप सर्कम सेंटर को जो ओ से डिनोट कर रहे हो वो 0,0 दे दिया। तो आप लोगों को भी समझ में आ गया। सेंट्रॉइड कह रहा है पी क्यू के, पी हमारा a² + 1 है, क्यू हमारा 2a, -2 है, इसका मिड पॉइंट है। तो इसमें क्या निकालना है, अपना a² + 1, पहला वाले में 2a/2, दूसरे वाले में क्या हुआ, a² + 1 -2a/2। अब इसको सॉल्व करने मत बैठना, हमें एक ही वैल्यू नहीं पूछी है, हमें सिंपल बोला ऑर्थो सेंटर क्या है। चलो पहले इसको लिखो,
अब देखो मैं इसको रब कर रहा हूँ, मैं कंसीडर कर रहा हूँ तुम लोगों ने लिख लिया है। इसी लास्ट स्लाइड रब कर देखो, 2-3 इंपॉर्टेंट चीज जो पहले ही डिस्कस कर लिया था हमने। एक्यूट एंगल ट्रायंगल जो होता है तो उसमें सर्कम सेंटर, सेंट्रॉइड और ऑर्थो सेंटर तीन एक पॉइंट पे लाई करते हैं। जैसे हमारा स्टार्टिंग किससे होती है? सर्कम सेंटर से, इसको ओ से डिनोट कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए नोटेशन है। फिर ऑर्थो सेंटर से, हमारा ऑर्थो सेंटर से क्यों ऐसा होता है वो भी अभी बता देते। ऑर्थो सेंटर लास्ट में क्यों आ रहा है। फिर अपना आता है सेंट्रॉइड, दोबारा बता रहा हूँ, ऑर्थो सेंटर से सर्कम सेंटर से स्टार्टिंग हुई, ऑर्थो सेंटर पे खत्म हुआ, बीच में आया सेंट्रॉइड। अब देखो सेंट्रॉइड का हमने पहले पढ़ा था 1:2 में, अभी पहले ही तो कुछ टाइम पहले ही तो पढ़ा था हम लोगों ने, ये तरह 1:2 में एक तोड़ता है। अगर ये 1 है तो ये क्या हुआ? 2 हुआ। अब देखो मैं आप लोगों को एक मेजर हिंट दे रहा हूँ, मेजर हिंट क्या, मैं सब बता रहा हूँ आप लोगों को। ये दे रखा है चेक, ये दे रखा है चेक, ये निकालना है। कॉमन सेंस बता रहा है सेक्शन फॉर्मूला लगेगा, दिमाग बता रहा है सेक्शन फॉर्मूला लगेगा, यहां तक कि दिल भी बता रहा है सेक्शन फॉर्मूला लगेगा। अब सेक्शन फॉर्मूला में कौन सा लगेगा? एच निकालना है, एच का मान लो एच के बीच में होता तो इंटरनल लगता, मतलब बीच से काट रहा है, इंटरनली काट रहा है। अभी क्या है? एक्सटर्नल। तो ओ से एच की कितनी दूरी हुई? 3 की। जी से एच की कितनी दूरी हुई? 2 की। मैंने पहले ही बताया था, इस चीज का प्रूफ समझना जरूरी नहीं है, बस ये चीज समझना जरूरी है। एक तरह से मैंने कहा था ना, इसको याद कर लो, क्योंकि देखो मैं उन चीजों के प्रूफ बताऊंगा जिन चीजों पे बेस्ड क्वेश्चन आएगा। इस पे बेस्ड क्वेश्चन आता है, इसका प्रूफ उतना कंपलसरी नहीं है और एक तरह से कॉम्प्लेक्स भी है, तो उसको क्यों छेड़ना भी। जब जरूरत पड़ेगी, मान लो बहुत मन कर रहा होगा एकदम, तो किसी दिन कर लेंगे, अभी रहने देते हैं। तो हमारा एच कैसे आएगा फिर? एक मिनट में ऊपर का हटा के यहाँ नीचे पहले लिख देता हूँ। ओ का तो एकदम सिंपल है, 0,0 है। जी का मैं लिख देता हूँ a² + 1 + 2a बाय 2, कॉमा डबल डैश। मैं x का निकाल देता, आप लोग h y का निकाल लीजिएगा। एकदम सिंपल, कॉन्सेप्ट तो सेम ही रहेगा, कॉन्सेप्ट थोड़ा बदलेगा। अब देखो, इसको मैं लूंगा x1 y1, तो इसको क्या लूंगा? x2 y2। वो भी छोटा लिखा है, वो x2 y2 लिखा है, उसमें कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं। हमारे जो स्मॉल h जो होगा, अब जैसे हम लोग हमेशा जो करते हैं वही कर लेते हैं। m क्या हुआ? 3 बड़ा वाला, n क्या हुआ? 2। इसीलिए क्योंकि वो पहले हम m को ले रहे थे, इसलिए उसको x1 y1 ले रहे हैं। ठीक है, वो प्रूफ में आप जिस हिसाब से अरेंज करें वैसा, लेकिन जो सिंपल जो हम कन्वेंशन लेते हैं, जो आपको एनसीईआरटी कई सारी किताबों में मिल जाएगा, वो सिंपली क्या मिलेगा? यही मिलेगा। अब देखो आप लोगों का जो h है, h क्या होता है? m x2 माइनस एक्सटर्नल है n x1 बाय m प्लस n। m की वैल्यू क्या है? 3। ये है x2, x2 क्या हुआ? a² + 1 + 2a अपॉन 2 माइनस n की वैल्यू क्या है? 2, x1 क्या है? 0। अपना ओरिजिन है, ऑर्थो सेंटर का सिंबल भी O और ओरिजिन की तरह भी है। और ये क्या हुआ अपना? 3 माइनस 2, ये क्या मिला? 1। अब देखिए मैं एक मिनट नीचे का मिटा, क्योंकि वैसे डायग्राम की कुछ खास इतनी इंपॉर्टेंस नहीं, क्योंकि समझ में आ चुका है। डायग्राम तो अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाते हैं ना, डायग्राम, फिगर, ज्योमेट्री, जो भी आप कहना चाहें। तो हमारा h क्या हुआ फिर? अगर नीचे 1 हो गया तो हो गया 3, वैसे ही रहा, अपॉन 2 वैसे ही रहा। ये क्या हो गया हमारा? a² + 1 + 2a। तो जो हमारा ऑर्थो सेंटर जो होता है उसका पहला पॉइंट ये आ गया। सिंपल है, सेम चीज अप्लाई होगी। मेजर थिंग क्या होगा? यहाँ -2 आ जाएगा जब हम k निकाल रहे होंगे, और बाकी सब कुछ सेम ही रहेगा, तो आप उसको निकाल लीजिएगा। ठीक है, अब बस हमारा 2 क्वेश्चन और फिर खत्म। एकदम आसान है, सब में कुछ कुछ कॉन्सेप्ट लगेंगे। ठीक है, इसको लिख लीजिए। ठीक,
एक सेकेंड, इसको पूरा रब कर देता हूँ। देखो अभी तक जहां तक हमने क्वेश्चन किया, कई सारे एकदम मस्त क्वेश्चन किए, कई सारे बहुत डेप्थ में कॉन्सेप्चुअल किया, लेकिन सब में कॉन्सेप्ट ही लगा, किसी में भी ऐसा नहीं कि एक्स्ट्रा कोई चीज लगा। क्योंकि यही है कॉन्सेप्ट, एक बार समझ में आ गया ना, थोड़े ज्यादा क्वेश्चन करने पड़ेंगे, लेकिन अगर एक बार समझ में आ गया ना तो फिर सेट है सब। अब देखो ये आप लोगों का एक क्वेश्चन है, इसको खुद करिएगा। इफ द वर्टेक्स, क्योंकि ये एमसीक्यू टाइप है, आसान है सारा, वो मैंने इसका जो कंडीशन है वो भी आप लोगों को करवा दिया था। इफ द वर्टेक्स, द सर्कमसेंटर and the centroid of a triangle are 0,0, 3,4 and 6,8 respectively, that किसी भी इंग्लिश वालों को परेशानी ना हो, then the triangle must be ऑप्शन ए। थोड़ा आप लोगों का जेई मेन वगैरह क्वेश्चन से थोड़ा अलग होगा। इसमें 3 ऑप्शन है, राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल एंड सी आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब देखिए इक्विलेटरल तो नहीं है, इक्विलेटरल नहीं है, ये तो देखते ही पता चलिए आप लोगों को, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इक्विलेटरल में हम लोगों ने क्या कंडीशन रखी थी, सर्कम सेंटर, सेंट्रॉइड, ये सारे एक ही पॉइंट पे लाई करेगा, ये हमारा एक्सक्लूड हो गया। अब रही बात राइट एंगल ट्राइंगल की और आइसोसेलेस की, तो वो तो थोड़ी सी चीज है, छोटी सी चीज है, वो आप चेक कर लीजिए। चेक कैसे करेंगे उसका मैं हिंट दे देता हूँ, सिंपल सा हिंट है। राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, आप लोगों ने, हम सब ने मिलकर वो बनाया था ना, कि जो हमारा ऑर्थो सेंटर जो होता है वो हाइपोटेन्यूज की ऑपोजिट वाला जो वर्टेक्स होता है वो होता है। आप क्या करिए, आपको सर्कम सेंटर दे रखा है, सर्कम सेंटर मतलब O, आपको सेंट्रॉइड दे रखा है मतलब G, आपको सिंपली क्या करना है, H फाइंड आउट करना है, फाइंड H। आइसोसेलेस में आपका क्या था, सेंट्रॉइड, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर और इन सेंटर। अगर ये चारों आपको, अगर आपको उस पे लाई करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस। तो आप देख लीजिए आपको बेस्ट कौन सा लग रहा है, ठीक है। अब चलिए एक लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बड़ा इजी आसान क्वेश्चन है, इसको पूरा एकदम, मतलब देखिए अभी तक मैंने जितने क्वेश्चन करा है मोस्टली आपके वही है 1:2 के बेस पे, सर्कम सेंटर, सेंट्रॉइड और ऑर्थो सेंटर 1:2 के बीच में जो होता है वही है मोस्टली आप लोग के क्वेश्चंस, क्योंकि इस पे वही आते हैं। और रही बात की कौन कैसा निकलेगा क्या निकलेगा, तो वो तो अभी स्ट्रेट लाइंस वगैरह भी पढ़ेंगे तो उसमें भी कई सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। इस बात यह है कि अभी का आप समझ जाइए, अभी तो पढ़ लीजिए और धीरे धीरे अपना रिलेशन वगैरह जो है हम निकालेंगे। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसमें कोई काम करके एक्स्ट्रा टेंशन नहीं। एच क्या होता है, ऑर्थो सेंटर, एंड जी क्या होता है, सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल ABC are AB and CD respectively if the coordinates of the vertex
ए और x1 y1 बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। इसमें 2-3 कॉन्सेप्ट मतलब क्वेश्चन है जिसमें 2-3 कॉन्सेप्ट लगेंगे पिछले वाले, कुछ एक्स्ट्रा नहीं। बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक बार ये क्वेश्चन हो गया मतलब समझ में भी आ गया ना, तो मतलब समझ लो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हो जाने चाहिए। मैंने इसलिए बोला क्योंकि जितने ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे से होगा। मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। मैं कोशिश करूंगा कि सारे टाइप्स करवा दूं, मैं समझाते समझाते हो भी जाए, मजे भी आ जाए एकदम। चलो इसको एक बार खुद से करो, फिर एक बार मैं डायग्राम बना दूंगा, डायग्राम बनाते ही क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, देखो मैं ये लास्ट लाइन मिटा देता हूं। मुझे पता है BC जो होगा उसका मिड पॉइंट निकालना है। तो देखो पहले मैं बनाता हूँ ABC अपना एकदम मस्त सा बड़ा सा ट्रायंगल बना देता हूँ। ये क्या है अपना, लिखा ना x1 y, हमारा कुछ B होगा कुछ C होगा, B होगा x2 y2, C क्या होगा फिर x3 y3। इन दोनों की ऐसे जरूरत भी नहीं है। इसने क्या दे रखा है, ऑर्थो सेंटर दे रखा है। ऑर्थो सेंटर क्या दे रखा है, AB एंड सेंट्रोइड दे रखा है। देखो ये उन क्वेश्चनों में से है जो जबरदस्ती आपको एक्स्ट्रा चीज देंगे जो चाहिए भी नहीं। मैं बिना ऑर्थो सेंटर के क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा। पहले मैं देखो सिंपली बनाता हूँ सेंट्रोइड। देखो स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, बहुत आसान है, समझ के देखो। भूल जाओ कि ऑर्थो सेंटर दिया था, सिंपली बेसिक से चलो सब हो जाएगा। सेंट्रोइड क्या है हमारा, C, D है ना, C, D गिवन है इसमें, तो क्या है अपना सेंट्रोइड तो गिवन है ना। अब देखो आपको क्या निकालना है, BC का मिड पॉइंट। मान लो मिड पॉइंट को M से डिनोट करो, इनको ज्वाइन कर दो। समझो मैंने कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं डाला है, कुछ अपने आप से नहीं निकाला है। ए था सेंट्रोइड मिड पॉइंट, मीडियंस के इंटरसेक्शन से ही होता है ना, तो सेंट्रोइड तो ए और मिड पॉइंट के लाइन में या जिनको जो ज्वाइन करेंगे तो उस पर लाई करेगा। दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात जिसको हमने प्रूव किया था अलग से, सेंट्रोइड कौन से रेशियो में काटता है, 2:1 में काटता नहीं काटता। सेंट्रोइड किस में काटता है, 2:1 में। सिंपल, ये तो हमें पता है ना, जिसमें 2 ये होता है और 1 ये होता है। तो इसको हटा देता हूं। सेंट्रोइड किस में काटता है, यहां से लंबा वाला होता है तो इसको 2 में काटता है, इसको 1 में काटता है। हमें M चाहिए, M को मान लो H, K। क्वेश्चन सॉल्व, एकदम प्यार से हो गया। आप देखो इसमें अगर ऑर्थो सेंटर डालते, फॉर्मूला लगाते, ये करते वो करते, खामखा का टाइम वेस्ट होता। अभी कई लोग तो वो भी निकालना शुरू कर दिया होगा, सरकम सेंटर। उनकी जरूरत नहीं है, कई बार क्वेश्चन में जानबूझ के ज्यादा देते ताकि हम कंफ्यूज हों। अब देखो, अब मैं क्या कर रहा हूँ, फिगर मिटा रहा हूँ, इसको ऐसे लिख रहा हूँ। मतलब दिमाग कह रहा है, दिल कह रहा है, मन कह रहा है, इच्छा कह रही है कि यार ये सेक्शन फॉर्मूला लगे, तो सेक्शन फॉर्मूला को सिंप्लीफाई करने के लिए एक लाइन में बना रहा हूँ। ठीक है, इसको रब करने देखना। अरे चल कोई बात नहीं, पॉज कर लिया तो लिख लेना है, थोड़ा बैक कर दिया। मैं महान भावना में बह गया। ये क्या है, ये हमारा B है, M है मिड पॉइंट जो हमें निकालना है, जिसको मान लो मैं H को मैं K ले रहा हूँ। ये अपना है 2:1 में काटेगा। ये रहा G क्या है, C, D। ये हो गया हमारा 2। अब देखो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देना, 2:1 में ये हो गया 2, ये हो गया 1। अब देखो इतनी बार हमने करा है, तुम लोगों ने कॉपी में कर लिया होगा मुझे पता है, लेकिन फिर भी एक लास्ट टाइम, मतलब लास्ट क्वेश्चन है, अगला कॉन्सेप्ट शुरू हो जाएगा, इसलिए एक बार लास्ट टाइम मुझे करने दो, थोड़ा दिल को तसल्ली ले जाएगी। तो ये टोटल में क्या होगा, ए से हमारा M का क्या डिस्टेंस है, 3 हो जाएगा, 2 + 1। और G से हमारा M का क्या डिस्टेंस है, 1 है।
अब बड़ा वाला m है तो ये क्या हो जाएगा x1 y1, अच्छा x1 y1 हो रखा है, और ये क्या हो जाएगा फिर x2 y2। तो h क्या होगा हमारा, फिर मैं यहाँ लिख देता हूँ, m की वैल्यू क्या है 3, n की वैल्यू क्या है 1। सिंपल, कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं, m वहाँ लिखा n यहाँ लिखा। अब देखो जैसे मुझे एकदम अच्छा लगता है वैसा करता हूँ, ये होगा यहाँ मल्टीप्लाई, अरे ये होगा यहाँ मल्टीप्लाई, और अपना ये होगा यहाँ मल्टीप्लाई। देखो टच नहीं हो रहा वो, ध्यान से देखो टच नहीं हो रहा वो। अब देखो x क्या है हमारा m, x2 माइनस n x1 अपॉन m माइनस n है, तो m क्या है 3, x2 क्या है c, n क्या है 1, x1 क्या है x1, मतलब अपने x1 की टर्म्स में आना है, तो अपना m माइनस 1, m क्या है 3 माइनस 1, n की वैल्यू 1 है, तो ये क्या है हमारा 3c माइनस x1 अपॉन 2, ये क्या है h। और ये आपका हुआ सेकंड लेक्चर ऑफिशियली फिनिश। ये तो निकाल ही लोगे, ठीक है। अब इसको लिख लो, थोड़ा सा ब्रीफ ओवरव्यू देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट लेक्चर मेरे हिसाब से 1 घंटा 15 मिनट का जाना चाहिए, वो भी शायद से ज़्यादा है, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चंस की अमाउंट ज़्यादा नहीं होंगे, कॉन्सेप्ट समझाना ज़्यादा होगा। एक तो शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन हो गया आपका, उसके बाद फिर रोटेशन ऑफ एक्सिस, अगर हम एक्सिस को थीटा डिग्री पे रोटेट करेंगे तो क्या होगा। अब जब हमने दो चीज़ पढ़ ली, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन पढ़ लिया, रोटेशन ऑफ एक्सिस कर लिया, तो अगर दोनों को साथ करेंगे तब क्या होगा। मान लो एक्सिस को थीटा डिग्री पे रोटेट किया, लो एच को हम के पे उठा के शिफ्ट कर दिया 0,0 से ओरिजिन को, तो फिर बस यही चीज़ है। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। अपना लोग बेसिक मैथमेटिक्स ट्रिग्नोमेट्री वगैरह की भी कुछ खास जरूरत नहीं, भाई ट्रिग्नोमेट्री लगेगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं लगेगा, और सब सेट है। अगर 10th की ट्रिग्नोमेट्री आती होगी तो हो जाएगा। और ये यार कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की लेक्चर देख रहे हो मतलब खुद से पढ़ना चाह रहे हो, तो फिर क्यों नहीं होगा। अगर खुद से पढ़ना चाह रहे हो तो होगा ही ना। चलो फिर आज के लिए बस।